गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड रहा 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी तक। और गुप्ता एम्पायर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को कवर किया था 319 से लेके 467 सेंचुरी तक। अब गुप्ताज़ की पीरियड को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। गुप्ताज़ जो कि पॉसिबली वैश्यस थे, इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइटेड रखा 100 साल से भी ज़्यादा के टाइम पीरियड तक, जो कि था 335 CE से लेके 455 सेंचुरी तक। अगर इनके ओरिजिन की बात की जाए तो गुप्ताज़ को माना जाता है कि ये कुशानास के फ्यूडेटरीज थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंट। तो जो ओरिजिनल किंगडम था गुप्ताज़ का, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के एरियाज़ आते थे, और इनका सेंटर था जो मेन, वो था प्रयाग में, जो कि यूपी में है। इसके अलावा गुप्ताज़ ने अपना एम्पायर स्प्रेड किया था मध्य देश तक, जिसको हम अनुगंगा भी कहते थे, जो कि मिडिल गेंजेटिक बेसिन है। उसके अलावा साकेत जो कि यूपी अयोध्या के एरियाज़ थे, प्रयाग जो कि यूपी में आता है, और मगध जिसको हम मॉडर्न बिहार के नाम से जानते हैं। अब गुप्ता पीरियड जो है उसको गोल्डन एज भी कहा जाता था, और इसको गोल्डन एज या गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पीरियड में गुप्ताज़ ने बहुत सारी अचीवमेंट्स गेन की थी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा गुप्ताज़ ने इंडियन कॉन्टिनेंट को पॉलिटिकली यूनिफाइड भी रखा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे श्री गुप्त। इन्होंने महाराजा का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। इसके बाद थ्रोन पे आते हैं इनके सन घटोत्कच। नाउ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त सेकंड, देन कुमारगुप्त वन फर्स्ट, एंड देन स्कंदगुप्त। नाउ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट घटोत्कच के सन थे, और इनको बोला जाता है कि ये रियल फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। इन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस साइन की। उसी में से एक मैट्रिमोनियल अलायंस साइन की थी इन्होंने एक लिचेवी की प्रिंसेस के साथ। इन्होंने कुमार देवी के साथ शादी की, जो कि एक लिचेवी प्रिंसेस थी। लिचेवी के आगे प्रिंसेस कर लीजिएगा, दिस इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, PRINCESS। एंड इन्होंने इस मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू गुप्ता फैमिली में पावर और प्रेस्टीज ऐड करी। इसके बाद इन्होंने अपने किंगडम को कुछ कॉन्क्वेस्ट्स के थ्रू भी एक्सटेंड किया। इन्होंने गंगा रिवर से लेके प्रयाग तक अपने टेरिटरी को एक्सटेंड किया। इसके बाद इन्होंने कुमार देवी जो कि इनकी वाइफ थी, उनके नाम पे भी इन्होंने कुछ कॉइन्स इशू किए, और इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद थ्रोन पे आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सन थे चंद्रगुप्त के। अब इनके एक कोर्ट पोएट थे हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है। समुद्रगुप्त ने अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए वॉर और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी फॉलो करी थी, और इन नेपाल से कांचीपुरम तक के जितने भी एरियाज थे वो सब इनके कंट्रोल के अंडर थे। समुद्रगुप्त के ने जो भी टेरिटरीज कॉन्कर करी, उन सबको हम मेनली फाइव पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रुप वन। तो ग्रुप वन में आते थे गंगा यमुना द्वाब के एरियाज़। इन्होंने यहाँ पे 9 नागा रूलर्स को हराया, और फिर इनकी टेरिटरीज़ को अपने एम्पायर में एनेक्स कर लिया, जोड़ लिया। उसके बाद आता है ग्रुप टू। तो ग्रुप टू में ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स आएंगे और कुछ फ्रंटियर स्टेट्स आएंगी, जिसमें नेपाल, असम, बंगाल आएगा। इसके अलावा पंजाब के भी कुछ एरियाज़ इसमें आएंगे। देन वी हैव ग्रुप थ्री। तो ग्रुप थ्री में विंध्यन रीजन जो कि सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ के कुछ फॉरेस्ट किंगडम्स आते थे। इन सब किंगडम्स को भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया बाय डिफीटिंग देम। देन वी हैव ग्रुप फोर। तो ग्रुप फोर में ईस्टर्न डेक्कन और साउथ इंडिया के 12 रूलर्स आते हैं, और यहाँ इन्होंने तमिलनाडु के कांची तक अपना एम्पायर जो है वो एक्सटेंड किया। देन वी हैव ग्रुप फाइव। तो ग्रुप फाइव में आएंगे शाकास वेस्टर्न इंडिया के, और कुशाना रूलर्स आएंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफ़गानिस्तान के। इन सब को कॉन्क्वेर करके समुद्रगुप्त अपनी टेरिटरी में एनेक्स कर लेते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त ने अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड किया साउथ ईस्ट एशिया और इंडो गैंजेटिक बेसिन में भी। अब इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको एक और टाइटल दिया गया, वो टाइटल था कविराज का। कविराज मीन किंग अमंग पोइट्स, क्योंकि ये कुछ वर्सेस यानी कविता वगैरह भी कुछ लिखते रहे होंगे।
अब इनके जो भी कॉइन्स मिले हैं तो इनके कुछ कॉइन्स में इनको वीणा जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हुए शो किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि इन म्यूज़िक के लिए भी इनको इंटरेस्ट था। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत लिटरेचर और लर्निंग को भी प्रमोट किया। अब समुद्रगुप्त जो थे वो वैष्णविज़्म के फॉलोवर थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिलीजियसली इनटॉलरेंट थे या वो दूसरे फेथ्स को नहीं मानते थे। इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज़ किया, जैसे कि वासुबंधु। और इनके कॉइन्स पे कुछ हमें टाइटल्स देखने को मिलते हैं। अप्रतिरतः मतलब इनविंसिबल मतलब जिसको कभी हराया ना जा सके या जिससे कभी जीता ना जा सके। इसके अलावा एक और टाइटल इनको दिया गया था व्याघ्रः पराक्रमः का, जिसका मतलब होता है ब्रेव एज अ टाइगर, मतलब शेर के जितना ब्रेव, बहादुर। उसके बाद पराक्रमः जिसका मतलब होता है ब्रेव। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि समुद्रगुप्त के सन थे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि समुद्रगुप्त के इमीडिएट सक्सेसर रामगुप्त थे, जो कि एल्डर ब्रदर थे चंद्रगुप्त सेकंड के। अब चंद्रगुप्त सेकंड की रीन में गुप्ता डायनेस्टी अपनी जेनिथ पे पहुंचती है, अपनी टेरिटरीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है कॉन्क्वेस्ट के थ्रू भी और मैरिज अलाइंसेस के थ्रू भी। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने कुबेर नागा जो कि एक नागा प्रिंसेस थी, उनके साथ शादी करते हैं और इनकी बेटी होती है प्रभावती। अब ये प्रभावती की शादी कर देते हैं एक वकाटका प्रिंस के साथ, जिनका नाम होता है रुद्रसेन। ये डेक्कन के प्रिंस थे। अब रुद्रसेन सेकंड की डेथ हो जाती है और प्रभावती का एक माइनर सन होता है जिसको ये थ्रोन पे नहीं बिठा सकती, तो अब ये रीजेंट मदर बन के रूल करती हैं विद द हेल्प ऑफ हर फादर चंद्रगुप्त सेकंड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे वकाटका किंगडम को। वकाटका किंगडम पे चंद्रगुप्त सेकंड का कंट्रोल उनके लिए बहुत एडवांटेजियस प्रूव होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से वो गुजरात और वेस्टर्न मालवा को भी कॉन्कर कर लेते हैं, जो कि शाकास के अंडर था पिछली 4 सेंचुरीज से। अब गुप्तास जो हैं वो वेस्टर्न सी कोस्ट पे भी पहुंचते हैं, जो कि फेमस थी अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, और इसकी वजह से मालवा और उज्जैन सिटी में भी प्रॉस्पेरिटी आती है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की सेकंड कैपिटल थी। मेहरौली की आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करती है कि चंद्रगुप्त सेकंड के एम्पायर में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बंगाल भी इंक्लूडेड थे। इसके बाद इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था विक्रमादित्य का, जिसका मतलब होता है पावरफुल एज द सन। इसके अलावा सिम्हा विक्रम का टाइटल भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। अब इन्होंने कुछ कॉइन्स इशू किए जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे, जिनको हम दिनारा कहते थे। कुछ सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स भी इशू किए, और इनके कॉइन्स पे इनको एज अ चंद्र मेंशन किया गया है। अब इनके ही टाइम पीरियड पे फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया में आते हैं, जिनका नाम था फाहिन, और ये यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखते हैं। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड को दिग्विजय बोला गया है, और दिग्विजय का मतलब है कि जिसने पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वर कर लिया हो। अब इनका जो कोर्ट था उज्जैन में, वहाँ पे 9 फेमस स्कॉलर्स थे, जिनको हम नवरत्नास के नाम से भी जानते हैं। तो इनके 9 जेम्स में सबसे पहले थे कालिदास। कालिदास ने एक फ़ेमस वर्क लिखा अभिजनान अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद आते हैं अमर सिम्हा। इनका फ़ेमस वर्क था अमर कोश। उसके बाद वराहा महिरा, इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा था, जिसको 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। उसके बाद घटाकरपरा, ये इन्होंने स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के ये एक्सपर्ट थे। उसके बाद शंकु थे, इन्होंने शिल्प शास्त्र यानी कि शिल्प कला के बारे में लिखा था। उसके बाद कहापानका, ये एक एस्ट्रोलॉजर थे और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। उसके बाद वरारुचि, इन्होंने प्राकृत पराक्षा लिखा था, जो कि फर्स्ट ग्रामर थी प्राकृत लैंग्वेज की। उसके बाद थे वेताल भट्ट। तो वेताल भट्ट ऑथर थे मंत्र शास्त्रा के, और ये एक मैजिशियन भी थे। Then we have Kumaragupta one. Kumaragupta first was the son and successor of Chandragupta second. इन्होंने कुछ टाइटल्स अडॉप्ट किए थे, जैसे शंकरादित्य और महेंद्रादित्य के। इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किए। इसके बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन इन्होंने डाली थी, जो कि एक इंस्टीट्यूशन था इंटरनेशनल रेपुटेशन का। यहाँ से बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, कुछ दूसरी कंट्रीज से भी। अब इनकी रीन के जो एंडिंग ईयर्स थे वो इतने ज़्यादा पीसफुल नहीं रहे, क्योंकि उसमें इन्वेजन हो जाता है हून्स का सेंट्रल एशिया से।
बैक्टीरिया को ऑक्यूपाई करने के बाद ह्यून्स हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करते हैं और गांधारा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इंडिया में एंटर करते हैं। अब ह्यून्स का फर्स्ट अटैक हम देखेंगे कि कुमारगुप्त फर्स्ट की रीन के ड्यूरिंग ही हुआ, लेकिन इसको स्कंदगुप्त ने अनसक्सेसफुल कर दिया था। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें से मेन है करनाड़ा, मंदसौर, बिलसाद और दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमें इनका रेफरेंस मिलता है। देन स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इनके गवर्नर प्राणदत्ता ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। स्कंदगुप्त की डेथ के बाद उनके जो भी सक्सेसर्स आते हैं वो सब वीक होते हैं, जैसे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, नरसिम्हागुप्त। अब कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त ह्यून्स के इन्वेजन को फेस नहीं कर पाते, जो कि एक मेन रीज़न बनता है गुप्ता पावर की डिक्लाइन का। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ताज, द फर्स्ट पॉइंट इज़ किंग। तो गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे कि मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी जिसमें किंग का रूल चलता था। गुप्ता मोनार्क्स ने कुछ हाई साउंडिंग टाइटल्स अडॉप्ट किए थे, जैसे परम भट्टारका, परम देवता, चक्रवर्ती और परमेश्वरा। इसमें कुछ गुप्ता रूलर्स जो हैं वो खुद को डिवाइन इनकारनेशन या ऐसे समझते, भगवान के समान समझते थे। फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त की इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त ने खुद को इक्वल टू गॉड्स डिस्क्राइब किया है। उसके बाद थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गुप्ता डायनेस्टी की खुद की कुछ काउंसिल्स हुआ करती थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था। अब इसमें कुछ हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे कि कुमार महामत्या और संधि विग्रहिका। देन प्रोविंसेस, गुप्ता एम्पायर को डिवाइड किया गया था डिफरेंट प्रोविंसेस में, जिनको भुक्तीस कहा जाता था। हर एक भुक्ति जो है वो उपारिका के अंडर हुआ करती थी और उपारिकास की अपॉइंटमेंट किंग के थ्रू होती थी। उसके बाद थे विश्यास। तो अब भुक्तीस को फर्दर डिवाइड किया गया था विश्यास में। अब विश्या का इंचार्ज को विश्यपति बोला जाता था। उसके बाद था विलेज। तो विलेज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था और इसको हेड करता था विलेज हेडमैन। अब मौर्यंस टाइम में अगर हम देखें तो उस टाइम पे ग्रॉस रूट लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज नहीं किया जा रहा था, लेकिन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रॉस रूट लेवल से मैनेज किया जा रहा था। ये गुप्ता एम्पायर की डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का फ्लो चार्ट है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हुआ करता था एम्पायर। तो पूरे एम्पायर पे जो रूल करेगा वो होगा किंग। उसके बाद एम्पायर को छोटी छोटी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिनको हम भुक्तीस बोलते हैं। तो इसका हेड हुआ करता था उपारिका। प्रोविंसेस या भुक्तीस को फर्दर डिवाइड किया गया था विश्यास में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, और इसका हेड हुआ करता था अयुक्ता, या उसको हम विषयपति भी बोलते थे। फिर विश्यास को फिर से डिवाइड किया गया था छोटी छोटी यूनिट्स में, जिनको हम विलेज बोलते थे, और विलेज का हेड हुआ करता था ग्रामपति। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो एक तरफ दी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके हेड्स। सबसे पहले भुक्ति प्रोविंस का जो हेड हुआ करता था उसको उपारिका या भोगपति बोला जाता था। संधि विग्रहिका हुआ करता था मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। उसके बाद महादंड नायक, ये हुआ करता था मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। उसके बाद महाप्रतिहार्य, ये चीफ अशर हुआ करता था रॉयल पैलेस का। अशर मतलब प्रवेशक। ये जैसे आप किंग के जहाँ पे किंग का थ्रोन होता है वहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये सबको उनकी सीट्स दिखाएगा कि कौन सा पर्सन कौन सी सीट पे बैठेगा। उसके बाद है दंड पाशिका, ये हुआ करता था चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। देन विनय स्थिति स्थापक, ये रिलीजियस अफेयर्स का चीफ हुआ करते थे। उसके बाद महाप्रजापति, एलिफेंट्स जो हैं उनका जो भी हेड होगा या चीफ होगा उसको महाप्रजापति बोला जाएगा। देन महाअश्वपति, चीफ ऑफ कैवलरी।